वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप लोग सोचोगे कि यार हमें चैप्टर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें तो पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या है। यस, डेफिनेटली आपको पता होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लेकिन अब देखो, जैसे ही कोई 10th के बाद 11 साइंस लेता है, तो बहुत लोग तो ये सोचते हैं यार कि यार हम लोग को बहुत आगे आगे का पढ़ाया जाएगा, हमारे हमारा तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो क्या हम साइंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे 11th और 12th की टेक्स्ट बुक जो होती हैं, वो सबसे पहले बेसिक्स से क्लियर करती हैं एंड देन ही वो एडवांस में मूव होती हैं। और तुम यहाँ पर जब 11th और 12th साइंस पढ़ोगे, तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, जो तुमने ऑलरेडी 10 तक पढ़ा है वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, तो हम बिना किसी और चीज़ की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। और चैप्टर का नाम क्या है हमारे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आवर अर्थ कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वो पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम उनको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते होंगे फिर? बचा हुआ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो मैंने क्या कहा कि आवर अर्थ कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। एंड व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? all living organisms are biotic components and all non-living organisms are non-living things, we can say, are abiotic components, right। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया है, आपको दिख रहा होगा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पर दिया है ऑलरेडी चीजें। यहाँ ह्यूमन बींग्स दिए हैं, उसके अलावा क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एनिमल्स दिए हुए हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ट्रीज मत कंसीडर करना, वो आ जाता है अपने आप ड्राइंग में। मैं बस एयर तो बना के दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सैंड हो गया, दीज आर ऑल अबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। तो आई होप आप लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे ये दोनों को। अगर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें हम, इसका कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, राइट। तो वही तरीका हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि ये क्या है, आइडिया क्या है, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो होता है, जो हम सीखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली इस चैप्टर से यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में क्या क्या आता है? पहला होता है मेटाबॉलिज्म। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो देखते हैं हम होता क्या है। सेकेंड थिंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीज़ें की बात हो रही है यहाँ पर कि पहला मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उसमें, सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। थर्ड थिंग इज एजिंग, मतलब अगर वो पैदा हुआ है तो वो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो बूढ़ा होगा, राइट। तो एजिंग होना चाहिए। और फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें अपने लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो हमें रिप्रोड्यूस करना ही होगा। एंड उसके बाद डेथ। एंड फाइनली रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं जो हमें समझना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले चीज क्या थी? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जैसे कि पहले लाइन में आपको दिखिएगा, तो लिविंग बींग्स नीड एनर्जी फॉर सर्वाइवल, राइट। जो हम लिविंग थिंग है, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, राइट। कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मैं बोल भी रहा हूँ तो ये एक वर्क ही कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। अगर मुझे कुछ खाने नहीं मिले, मेरे बॉडी को एनर्जी ना हो, तो क्या मैं बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, राइट। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन, यू कैन से, ये प्रेजेंट इन अ लिविंग बीइंग। जो भी एक लिविंग बीइंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारों का टोटल करो, उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। मेटाबॉलिज्म जनरली दो टाइप के होते हैं, मतलब दो टाइप के इन द सेंस कि अभी मैंने बोला सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, तो सम टोटल में क्या हो सकता है? इसमें ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कंबाइन करके कुछ मेक हो रहा है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स ऐसा बोला जा सकता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अभी कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि जब कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। मतलब कुछ है, जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम जो खाते हैं उसमें ग्लूकोज तो होता है, राइट। तो उसे एटीपी में कन्वर्ट करना होगा,
तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जो आप लोगों ने ग्लूकोज खाया, ठीक है, एक ग्लूकोज खाया तो उसमें से आपको क्या मिलना चाहिए, एक एटीपी मिलता है, राइट, एटीपी मिल जाता है आपको, राइट। और उसके अलावा आप लोग क्या प्रोड्यूस करते हो, एटीपी प्रोड्यूस, और उसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। और सिमिलर वे में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमें, तो ग्लूकोज, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी कैसे मिलती है, जो अपने बॉडी में ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की मदद से वो टूटता है और एटीपी यानी एनर्जी देता है अपने बॉडी को, जिससे हम कोई भी प्रोसेस कर पाते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज सेकेंड थिंग, एनाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म कैसा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि देखो, सनलाइट लेता है प्लांट, और क्या लेता है, उसको पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपना वेस्ट है एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे कैप्चर करता है, और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, वो ये सारों को कंबाइन करके फ्रूट बनाता है, फ्रूट के अंदर ग्लूकोज होता है, राइट। तो हमें वो एनर्जी बनाया, उसने उसने मेक किया, हमने ब्रेक किया जो ग्लूकोज था हमारा, और उसने क्या किया, ग्लूकोज बनाया, राइट। तो आपको आई होप समझा होगा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, and what is anabolism, making of molecules. So you can say the combination of catabolism and anabolism is metabolism, या फिर sum total of all the reaction is metabolism. I hope आपको ये समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, तो हम क्या बोलते हैं, हम फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शोज टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार कि वो जैसे पैदा हुआ छोटा बच्चा था तो हमेशा छोटा ही रहेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं, राइट। वो कैसा होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन आना चाहिए हमें कि क्या अगर हम जो बोलते हैं, ये जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं जिनको हम, राइट, अगर तुम रेगिस्तान में जाओगे, पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर और मिट्टी जमा होकर उनका भी तो ग्रोथ हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जो ग्रोथ होता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखता होगा कि जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है, हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, और ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है। वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब जैसे कि आपको पता है कि ऑर्केस्ट्रा में हर एक अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर टाइप से बजाने से ही एक अच्छी धुन निकल के आती है। सिमिलर वे में अपने बॉडी में जो ग्रोथ होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह से ज्यादा हो रहा है और दूसरे से कम हो रहा है, कि अपना एक हाथ बहुत ज्यादा बढ़ गया दूसरा हाथ कम रहेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो कैसा होता है, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होता है। और ग्रोथ कहाँ से होता है, इट हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, राइट। जैसे कि एक चाइल्ड है तो बड़े होके क्या बनना है उसे, एक मैन या वुमेन बनेगी वो, राइट। क्लियर, चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट वाले पर। अब देखो यार, जैसे कि हम बढ़ते हैं तो हम तो अमर होकर आए नहीं हैं, और ऐसा हो नहीं सकता है कि यार कोई भी इंसान जो छोटे से बड़ा हुआ है वो एज हो ही नहीं, बड़ा बूढ़ा हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, राइट। तो एज वी नो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अल्टीमेट लाइफ स्पैन, अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, सॉरी, अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता है क्या, हमें बिल्कुल भी नहीं, राइट। हमें क्या होता है, एक फिक्स होता है कि यार इतना ईयर्स ही हम जी सकते हैं, कोई 100 ईयर्स तक जीता है, कोई 120 ईयर्स तक जीता है, लेकिन उसके बाद नॉट पॉसिबल। उसका रीजन क्या है, हम वो पढ़ेंगे, हमें पता है कि हम क्यों मर जाते हैं, क्योंकि हम वीक होने लगते हैं, राइट, ये हमें पता होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सबका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, कोई भी अमर होकर नहीं आता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स रिड्यूसेस। इसका रीजन क्या है कि जो अपना इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, तो उनका जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाता है, वीक होने लगता है। इसके वजह से क्या होता है, हम एजिंग होता है, हम बूढ़े होने लगते हैं, ठीक है। अगर वो वीक नहीं हो, स्ट्रांग जो रखते हैं ना कि यार हम एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, तो उनका लाइफ स्पैन बढ़ता है, लेकिन वो लाइफ स्पैन अनलिमिटेड नहीं रहता। जैसे कि जो कमजोर रहता है, जो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करने का देखता है, तो वैसे लोग कैसे होते हैं कि उनकी डेथ जल्दी होती है, राइट, उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाती है। लेकिन जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ
जंक नहीं खाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे लोग क्या होता है, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, वो बीमार कम पड़ते हैं, कोई एक्सटर्नल बीमारी नहीं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत लोग अच्छे फिट रहने के बावजूद भी जल्दी डेथ होती है उनकी, कुछ ना कुछ उनके ऑर्गन में प्रॉब्लम होने के वजह से। तो वो दूसरी चीज़ें होती हैं। समझा आपको एजिंग क्या होता है? कि एजिंग क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, राइट। तो जैसे ही हमारा टाइम बढ़ता जाता है, हम बच्चे से बड़े होने लगते हैं, तो हमारा जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लिवर, पेनक्रियास, ये सबका क्या हो जाता है, फंक्शनिंग कमजोर हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है, राइट। तो इस वजह से हमें एजिंग हो जाता है। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, कि ऐसा होना चाहिए यार ह्यूमंस थे, तो हमें उसके लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। रिप्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कि हमारा जन्म हुआ तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा था कि हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में मालूम हो हमारे बच्चों को और अपना लाइफ स्पैन चलता रहे, तो हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। उसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, ताकि वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो टू कंटिन्यू द लाइफ, ऑर्गेनिज्म नीड टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ, राइट। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो एक एक पॉइंट ही आपको याद करने हैं। टू कंटिन्यू द लाइफ, ऑर्गेनिज्म नीड्स टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल, अनसेक्सुअल। जैसे कि आपको ए दिखे ना कहीं पर बायोलॉजी में, तो याद करना, जैसे बायोटिक और अबायोटिक था, तो उसमें एब्सेंस की बात हो रही है, जैसे कि वो ऑपोजिट होगा उसका। जैसे ए सेक्सुअल में वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। एंड देन अपने को क्या पता चला कि असेक्सुअल में वन पेरेंट्स ही होते हैं और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और असेक्सुअल में जैसे कि आपको पता है, जो उसके बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सेम टू सेम उसके पेरेंट जैसे दिखते हैं, एकदम हूबहू। लेकिन क्या हम ऐसे होते हैं एकदम अपने मॉम डैड जैसे सेम टू सेम दिखते हैं? नहीं। उसका रीजन क्या है कि अभी सिंगल से ही वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके जैसे ही होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर दो जीन्स कंबाइन होके एक बना रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़े अलग दिखाई देते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा। टू कंटिन्यू, पहले क्या कहा मैंने, टू कंटिन्यू द लाइफ, ऑर्गेनिज्म नीड टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड सेक्सुअल में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो, रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अभी एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं। कि पहला है जो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये जो है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यार एक गधा है, गधा बोलते हैं हम, डोंकी बोलते हैं इसको, लेकिन ये डोंकी नहीं है, ये म्यूल है। जैसा कि आपको पता है कि एक म्यूल जो होता है, जैसे कि अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो या हिमाचल साइड गए हो, तो वहां पर ऐसे जानवरों के पीछे सामान बांधते हैं और उनको हम पहाड़ पे लेकर जाते हैं, राइट। तो आपको बता दूं मैं, वो डोंकी नहीं होते, वो म्यूल होते हैं, क्योंकि वो घोड़े जैसे थोड़े दिखते हैं। तो कैसे हमें वो बनाते हैं, हम बनाते हैं उसे देखते हैं यहाँ पर। तो जब मेल डोंकी, जिनको हम जैक भी बोलते हैं, और फीमेल हॉर्स जिनको हम मेयर बोलते हैं, उसके अंदर 62 क्रोमोसोम्स होते हैं। किसके अंदर, मेल डोंकी के अंदर। और फीमेल हॉर्स के अंदर 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इनका मेटिंग होता है, जब इनको एक दूसरे से फर्टिलाइज किया जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो जो इनका चाइल्ड होता है वो म्यूल होता है। क्या होता है, म्यूल। और इन्हें जैक नहीं बोलेंगे हम, ये मिस्टेकनली लिखा गया है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, उसे म्यूल बोलेंगे। ओके, और उसके अंदर होता है 63 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं, 63। चलो आप लोग के लिए क्वेश्चन कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि मेल डोंकी कंबाइन होता है फीमेल हॉर्स से और म्यूल। तो आप बोलोगे अरे सर इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें क्या हुआ, ये एक्सेप्शन कैसे हुआ। तो हम पढ़ रहे थे क्या, रिप्रोडक्शन। तो क्या म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। क्यों ऐसा, क्योंकि जो म्यूल होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं,
क्या होते हैं, जब मेल डोंकी जिनको हम जैक कहते हैं वो फीमेल हॉर्स मेल के साथ कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं, उनका एक बच्चा होता है तो उसको म्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर 63 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 63 क्रोमोसोम्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो 63 क्रोमोसोम्स तो हम उसे म्यूल कहते हैं, राइट। तो म्यूल जो होता है उसके अंदर 63 क्रोमोसोम्स है, वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब वो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो क्या हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकेंगे? नहीं, राइट। इसलिए ये एक्सेप्शन है और ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है बेसिक लाइफ की। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ का जो इंक्लूसिव प्रॉपर्टी की हम बात करें, जो जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड थिंग होता है वर्कर बीज के बारे में। जो वर्कर बी होते हैं, अभी आपको पता होगा यार, हनीकॉम्ब देखा होगा और सुना भी होगा आपने कि यार हर हनीकॉम्ब के अंदर एक क्वीन बी होती है। तो क्वीन बी का काम क्या होता है, बस मालूम है आपको? क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है और फीमेल वर्कर बीज और मेल वर्कर बीज बनाती है। उससे क्या होता है, जब ये लोग पैदा होते हैं ना, न्यू वर्कर बीज, उनको जो क्वीन बी है उसके अंदर वो फेरोमोन्स ऐड करती है, एक हॉर्मोन्स होता है वो उनमें ऐड कर देती है, जिनसे ये सारे वर्कर भी स्टेराइल हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ, ये एक्सेप्शन जो है वो रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि मेल डोंकी को कंबाइन किया जाए फीमेल हॉर्स के साथ। मेल डोंकी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 62 क्रोमोसोम्स, एंड फीमेल हॉर्स के साथ 64। देन म्यूल के अंदर कितने होते हैं? 63 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ना डोंकी होता है ना हॉर्स होता है, और हम उसे क्या बोलते हैं? म्यूल। और म्यूल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स? 63। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है? स्टेराइल हो जाता है, और इसके अंदर ताकत हॉर्स जैसी रहती है। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज वर्कर बी, जो मैंने बताया आपको कि वर्कर बी भी स्टेराइल हो जाती है। उसका रीजन क्या है? जो क्वीन होती है वो फिरोमोन्स का एक नाम का एक हार्मोन्स होता है, उसे ऐड कर देती हैं बीज के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं? स्टेराइल हो जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे कि हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा? पहला मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने एजिंग पढ़ा, देन रिप्रोडक्शन पढ़ा, एंड आफ्टर डेथ हमें पता है कि यार डेथ होना है ही अपना, आज नहीं तो कल। हम इतने नॉलेजेबल है कि हमें पता है कि यार हमारा डेथ कंफर्म है, आज नहीं तो कल, राइट। एज द बॉडी लूजेज इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज। मतलब देखो मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हमारा डेथ होने का रीजन वही होता है कि जैसे कैपेसिटी होता है मेट, अभी सेल्स होते हैं अपने बॉडी में, टिश्यूज होते हैं, राइट। वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी को जिंदा रहने के लिए। आप लोग को पता ही होगा कि जब हम यंग रहते हैं हम ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं वैसे हमारा जो होता है सेल्स वगैरह, जो हमारी ताकत होती है वो कमज़ोर होने लगती है। उसका रीज़न और कुछ नहीं, वो अपना बॉडी जो होता है वो जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने का होता है उसे वीक कर देता है। ठीक है, मतलब स्लोली स्लोली हम कम करने लगते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को, इस वजह से वो वीक होता है और मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं, इसलिए हमारी क्या होती है? डेथ हो जाती है। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। याद रखिएगा ये दोनों जो है वही है इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने पढ़ा उसमें इंक्लूसिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है कि मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना है तो उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना ही चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करे, मतलब कुछ मूवमेंट हो रहा है बाहर से तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि आपको ये प्लांट दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लांट जो है वो टच मी नॉट प्लांट है, जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिमोसा प्यूडिका। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है मिमोसा प्यूडिका, इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। इसको हम टच करेंगे तो वो बंद हो जाता है, राइट। दैट इज टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम मिमोसा प्यूडिका भी कहते हैं। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है कि अगर देखो ह्यूमन बीइंग हो तुम और कोई तुम्हें आके पीछे से गर्म कोई चीज टच करे तो तुम्हें फील होना चाहिए ना, राइट। तो तुम उसको रिस्पॉन्ड करोगे चिल्ला के या किसी चीज से, या फिर कोई गर्म प्लेट रखा है तुम उसे हाथ लगाओगे, तुम्हें अपने आप हटाओगे ना वहां से हाथ, कि वो वहीं पे रखे रहोगे? नहीं रखे रहोगे, राइट।
एंड सेकेंड थिंग, जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, मैंने एक प्लांट बनाया और सन बनाया, तो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सन की तरफ खींचे चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने घर में कोई प्लांट रखा हुआ है तो वो देखोगे कि सनलाइट की तरफ खींचा चला हुआ जाता है, वो तरफ मूव, स्ट्रेट नहीं बढ़ता, वो क्या करता है उस तरफ की तरफ मूव करने लगता है, राइट। तो क्या होता है वो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आई होप आपको ये पार्ट समझे होंगे। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। पहले हम एक रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज क्या पढ़ी हमने यहाँ पर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जो कि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजिंग, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। प्लीज मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, क्या क्या पढ़ा हमने। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजिंग, रिप्रोडक्शन, डेथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, हैपेंस फ्रॉम इनसाइड, और ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। थर्ड थिंग, हमने एजिंग के बारे में पता लगाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एज होती है उसको लिमिटेड होती है, मतलब लाइफ स्पैन जो होता है वो लिमिटेड होता है। ओवर द पीरियड हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसका फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से हम बूढ़े होने लगते हैं, राइट। अब हमने पढ़ा उसके बाद रिप्रोडक्शन, अपने जैसे अपने लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं, इसके लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। और हमें पता लगा कि यार रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल के अंदर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सेक्सुअल के अंदर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शंस पढ़े। एक्सेप्शंस में क्या होते हैं, म्यूल जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके अंदर मेल डोंकी जिसका 62 क्रोमोसोम से कंबाइन किया जाता है फीमेल हॉर्स के साथ, और जिसके अंदर 64 क्रोमोसोम से वो एक म्यूल फॉर्म करता है जिसके अंदर 63 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड उसके अलावा एक और एक्सेप्शन क्या है, वर्कर बी, जिसके अंदर क्वीन जो होता है, क्वीन जो होती है वो फेरोमोन्स करके एक हार्मोन होता है, वो अपने चाइल्ड्स के अंदर डालती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, ताकि वो पैदा ना कर सकें और वर्क कर सकें बस। ओके, नेक्स्ट इज, ये सारे दोनों स्टेराइल है तो वो एक्सेप्शन है। एंड देन डेथ आ जाता है, एज अ बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मर जाता है। एंड देन आपको पता है कि अपना जो ऑर्गन होता है, बॉडी का ऑर्गन होता है, वो वीक होने की वजह से हमारी डेथ होती है, राइट। उसके बाद हमारे अंदर और क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि कुछ भी थर्मल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज सराउंडिंग में हो रहा है उसके बीच में हमें कुछ ना कुछ रिप्लाई करना चाहिए, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, कि हमें अभी देखो, ये यहाँ पर आपके बुक में है, कैन यू टेल वाला पार्ट। तो हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ग्लांस। अगर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ही साथ पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसी के लिए होते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम आगे जाके समझने वाले हैं। क्या बोला मैंने, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये याद रखो ब्रो। क्योंकि कैसा होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो वो ग्रुप में होते हैं, कि यार इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नाम की चीज होती है, जिसके थ्रू इस पूरे साइंटिस्ट ने, इस दुनिया में साइंटिस्ट ने प्रॉपरली ग्रुप्स बना के रखे हैं, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्या ये तुम्हें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बनाते हैं। खाना बनाने का मतलब कैसा होता है कि जैसे कि प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी की भी, लेकिन हम डिपेंडेंट है, राइट, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, हम उनको खाते हैं, राइट। तो हम हमारे टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉप्स, और जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और क्या बोलते हैं जिनको जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये होमवर्क जैसा ही है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, प्लीज खुद से लिख लेना ये चीजें। विच फीचर्स कैन बी कंसिडर एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ एंड वाई। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, कि उसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, राइट। कि प्लांट भी देखो मेटाबॉलिज्म करता है, एनिमल्स देखो मेटाबॉलिज्म करते हैं, लेकिन अगर हम एक बॉटल रख दे सामने, क्या वो मेटाबॉलिज्म अपने आप करेगा, नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए वो एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड थिंग इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या होता है,
कि यार अगर कोई एक्सटर्नल जिसमें केमिकल, थर्मल या बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है उसके ऊपर वो रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट सिंपली मीन्स क्या, कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। थिंक अबाउट इट है वहां पर आपके बुक में, जिसमें आपको पूछा है कि कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, जिनको हम क्या बोलते हैं, अगर देखो अगर हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इन विट्रो टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? इन विट्रो। एंड सेकंड जो बॉडी के अंदर होता है, अपने आप होता है, उसे हम बोलते हैं इन वीवो, VIVO। वीवो का फोन है ना अपना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन वीवो, मतलब इंटरनली जो हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब बी कॉल्ड लिविंग? क्या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन कर रहे हैं हम टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम लिविंग बोलेंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, हम उसे लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करवा रहे हैं, तो इसलिए हम उसे लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। Nowadays patients are declared brain dead and are on life support. They do not show any sign of consciousness, self consciousness. Are they living or non living? तो चलो, अगर मुझे बात बताओ एक, कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि ब्रेन डेड का मतलब, हाँ जैसे आनंद भाई, पता है तुम्हें, मुन्ना भाई MBBS के, राइट? उनके आंख पे लाइट मारती तो उनकी आंख की कठपुतली से छोटी होने लगती है, राइट? पता होगा। या फिर जो पेशेंट लेटा हुआ है कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसे डेड बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसका जो अंदर की सेल्स है, दे आर वर्किंग और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है। एंड इवन वी रिएक्ट, रिएक्ट करते हैं हम, ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से हम बंद हो जाते रिएक्ट करना, हम रिएक्ट करते हैं, एटलीस्ट आवर सेल्स रिएक्ट। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे उन्हें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ इसे रिवाइज कर लो और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।